नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, सीएम धामी का दिल्ली दौरा है। तो आपको बता दें कि आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर यहां पर जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। आज मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते राजधानी दिल्ली में नजर आएंगे। तो यहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्रियों से यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और यहां पर खबर ये सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते नजर आएंगे। जी कुछ भी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो दिल्ली दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम दिल्ली रवाना हो गए थे सीधे हल्द्वानी से, और कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाते हैं तो उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात भी जो है वह लेकर आते हैं। अब कयास ये लगाई जा रही है कि इस बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हैं और कई जो केंद्रीय नेताओं हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड के लिए जो बड़ी सौगात है उसको लाने का काम करेंगे। साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जो बनाने के लिए कमेटी गठित की गई है उनसे सदस्यों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली में लगे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर सामने आएगी कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से वापस राजधानी देहरादून पहुंचेंगे तो एक बड़ी सौगात उत्तराखंड को मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। साथ ही वो कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। उनका यह कार्यक्रम जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं है कि किन नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे और जो समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट बनाने वाली समिति है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। नवीन, सबसे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर जो चर्चाएं हैं वो यहां पर तेज हो गई हैं और सामने लोकसभा 2024 का चुनाव है। तो यूसीसी लागू करने को लेकर सरकार इतना तटस्थ यहां पर नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि 2024 के लिए मद्देनजर ये कितना अहम होने वाला है? देखिए, अगर कुछ भी बात की जाए तो प्रदेश सरकार जो लोग 2024 के लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों में लग चुकी है। तमाम सारी बीजेपी की जो बैठकें हैं उसका दौर जो है लगातार जारी है। चाहे कुमाऊं की बैठक की बात की जाए या फिर गढ़वाल की बैठक की बात की जाए, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और प्रदेश सरकार भी इस मुहिम में कहीं भी पीछे नहीं हट रही है। तमाम सारी बैठकों लगातार होती जा रही हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये खुद यूसीसी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। वो लगातार इस पर काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री अब दिल्ली गए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो वह समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट बनाने वाली समिति है उसके लिए उनसे भी मुलाकात करने की संभावना मुख्यमंत्री की है। तो ऐसी तमाम सारी चीजें लगातार होती हुई आ रही हैं, चाहे प्रदेश सरकार की बात की जाए या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे की बात की जाए। तो लगातार जो बीजेपी है वो 2024 के चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और इसी क्रम में बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे पर कई अहम जानकारी आपको साझा करी। इसी वक्त की बड़ी जानकारी, चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। देहरादून बजट बनाने की तैयारी में यहां पर धामी सरकार जुटी हुई है। बड़ी जानकारी, जनता के सुझाव पर बजट तैयार किया जाएगा। कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा सेक्टर से यहां पर संवाद कर बजट तैयार किया जाएगा। सरकार गढ़वाल और कुमाऊं में सीधा संवाद करेगी। 20 जनवरी को पहला संवाद का ये कार्यक्रम का आगाज होने वाला है। सीएम आवास देहरादून में होगा संवाद आयोजित। ये बड़ी और अहम जानकारी। बजट बनाने की तैयारी में है धामी सरकार। जनता के सुझाव पर यहां पर बजट तैयार करेगी सरकार। कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा सेक्टर से संवाद होगा। तो वहीं सरकार गढ़वाल और कुमाऊं में सीधा संवाद करेगी। तो आपको बता दें कि 20 जनवरी को जो पहला संवाद कार्यक्रम है उसका आगाज किया जाएगा यहां से।
आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 357वां प्रकाश पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहीं सीएम धामी ने पोस्ट कर प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। लिखा है, सिखों के 10वें गुरु राष्ट्रभक्ति एवं शौर्य के प्रतीक खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राष्ट्र एवं धर्म के लिए समर्पित आपका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्तंभ है। घाना में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में प्रतिभाग कर लौटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय बैठक का प्रतिनिधित्व करना एक गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने बताया है कि 11 विकसित देशों ने जब बायलैटरल मीटिंग का अनुरोध किया था तब उन्हें एक गर्व की अनुभूति हुई और साथ ही ये भी पता लगा कि पिछले 9 सालों में देश का कायाकल्प हो गया है, देश के सम्मान में वृद्धि भी हुई है। देखिए, मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करूंगा। भारत सरकार ने भेजा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजा। जब विकसित देश बायलैटरल बैठक के लिए हमसे निवेदन कर रहे थे तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़े देश हैं, इनके नाम तो बहुत बड़े हैं। वैसे 11 देशों के साथ मेरी बाद में बायलैटरल बैठक हुई, 7 के साथ फिक्स थी। विकसित देशों ने विशेष अनुरोध किया, तब मुझे पता लगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 9 सालों में देश का कायाकल्प हो गया है। क्या इज्जत हमको मिल रही है, क्या शोहरत है, आज क्या मोदी जी का नाम है। भारत कहाँ था और कहाँ चले गया। सपेरों का देश, भिखमंगों का देश, नंग धड़ंग बाबाओं का देश, क्या नहीं बोला गया हमसे। लेकिन आज हमको विज्ञान में और हमारी संस्कृति में और G20 ने तो हमको पूरे विश्व का हीरो बना दिया है। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वायदा किया था। अब सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने वाली है जिसमें यह बिल पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संकेत दिया है कि इस महीने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार अहम कदम उठा सकती है। के अंतिम दिनों में हम लोग निश्चित रूप से जो हमारा सत्र अभी आहूत होना है उसको हम बुलाएंगे। और आप जानते हैं, चाहे हमारा उसमें यूसीसी का विषय हो, चाहे फिर हमारा क्षतिज आरक्षण जो हमारा 10% आंदोलनकारियों के लिए था, उस पर विचार करने का उसमें सत्र में हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी यूसीसी की रिपोर्ट नहीं मिली है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराते हुए कांग्रेस ने 22 जनवरी को वहां जाने से इनकार कर दिया है। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण मिला था, लेकिन पार्टी ने इसे बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बताकर ठुकरा दिया है। कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी निमंत्रण के बावजूद कार्यक्रम से दूरी बना ली। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि ये ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और मैं राजपूत कुल में जन्मा हूं। मैं महेंद्र भट्ट को चुनौती देता हूं कि वे किसी भी चौराहे या कहीं भी आकर मेरे साथ धर्म और शास्त्र में बहस कर लें। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, वो कई किस्म के बयान दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि साहब जो रामलला के दर्शन करने नहीं आएगा 22 तारीख को वो देशद्रोही होगा, रामद्रोही होगा। ये बताएं कि ये कौन से सनातन का पालन करे। जो शंकराचार्य कह रहे हैं ये उनकी शंकाओं का समाधान क्यों नहीं करते। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमारे धर्म में तो ये सिखाया गया कि घट घट वासी है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम। सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। शंकराचार्यों की मर्यादा को उन्होंने तोड़ दिया, सनातन धर्म की परंपराओं को ये तोड़ रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की तैयारी इस तरीके से क्यों? रामनवमी का इंतजार क्यों नहीं हुआ? हमारा देश तो सहस्रों सालों से रामनवमी के दिन राम का दिन मनाता है, तो फिर ऐसा क्या कारण रहा कि रामनवमी का इंतजार नहीं हुआ? 2-2.5 महीने की बात रह गई थी। तीसरी बात में कोई एक चीज पूछते हैं, इन्होंने कहा भाई घट घट वासी है राम, मेरे मन में रहते हैं राम, मेरी सांस में रहते हैं राम, तो मुझे अयोध्या जाके ही दर्शन करने क्या जरूरी है? और महेंद्र भट्ट सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन से मठ के मठाधीश हैं, वो ये बताएं। कौन से सनातन धर्म में उन्होंने कौन सी ऐसी डिग्री प्राप्त कर रखी कि वो हमको सर्टिफिकेट देंगे? महेंद्र भट्ट ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं और मैं राजपूत घर में जन्म लिया हूं। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं,
धर्म में, शास्त्रों में आके मुझसे किसी भी चौराहे पे बहस कर ले, बातचीत कर ले, धर्म में आप सब उसमें उपस्थित रहे। मैं उनको चैलेंज फिर कर रहा हूं, आज आए ना, धर्म पे चर्चा करें। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि 11,700 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर मंडल के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बूथों पर रहने का कार्यक्रम तय किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान पार्टी से जुड़ने वाले अनेकों लोगों का समर्थन भाजपा को मिल पाएगा। क्षेत्र के बूथ से आने वाले सुझाव भी घोषणा पत्र में काम आएंगे। 11,700 से अधिक हमारे जो पोलिंग बूथ है, जो नई बूथ संख्या बढ़ गई है, हमने अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री से लेकर और हमारे मंडल स्तर के जो पदाधिकारी हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को 24 घंटे बूथ पर रहने का हमने कार्यक्रम तय किया है। और जब कार्यकर्ता बूथ पर जाएगा तो बूथ का सामाजिक समीकरण है, अनेकों लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उसका संपर्क भी बनेगा। इसके साथ साथ क्षेत्र से बूथ से आने वाले जो सुझाव हैं वो हमारे घोषणा पत्र में भी काम आएंगे। और एक प्रकार से 24 घंटे रात्रि प्रवास के साथ साथ बूथ की जीतने का जो अभियान है, बूथ जीता चुनाव जीता, उसको एक रिजल्ट की ओर बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा का कहना है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में लगी हुई है और उत्तराखंड को 10 सीट हरिद्वार और नैनीताल पर पार्टी का विशेष फोकस है। साथ ही अतुल शर्मा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर हमने अपने सीट से नेतृत्व से चर्चा की है और राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रस्ताव दिया है कि उत्तराखंड से डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा जाए। देखिए, नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी 15 तारीख को उत्तराखंड का दौरा करेंगी और 15 जनवरी को 9 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश के हमारे समस्त जिलाध्यक्षों द्वारा यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। उसके बाद 11 बजे से 4 बजे तक उनकी विभिन्न समूह से बैठक होगी, जिनमें विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, 2022 के हमारे उम्मीदवारगण हैं, पूर्व सांसदगण हैं और प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं, पीसीसी के सदस्य हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं। इन सब से मुलाकात करेंगी और 2024 के चुनाव की रणनीति के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर जहां एक तरफ बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चारों मठों के शंकराचार्य ने राजनेताओं के जरिए राम मंदिर के उद्घाटन कराए जाने पर विरोध जताया है। इस बात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा है कि शंकराचार्य कभी भी भगवान के दर्शन के लिए मना ही नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी त्रेता युग के राक्षसों की तरह तपस्या भंग करने का काम कर रही है। शंकराचार्य कभी भगवान के दर्शन के लिए मनाही नहीं कर सकते, उनके सब अनुयायी दर्शन करेंगे। तिथि तय करना शंकराचार्य का अपने पीठ का उनका पक्ष रहता है, कौन सी किस तिथि को वो जाएंगे, उनका स्वरूप है। निमंत्रण देना राम ट्रस्ट का काम था और जरूरी नहीं कि सब लोग जो निमंत्रण देते हैं उसी से लोग जाए, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उस समय राक्षस शक्तियां काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है। रामनगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जब देश के शंकराचार्य ने मंदिर को अपूर्ण बताते हुए कहा कि अभी वहां पर शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे में बीजेपी के लोग देश की जनता को बरगलाकर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अयोध्या का जो कार्यक्रम है, हमारे सनातन धर्म के जो शीर्ष संत हैं, जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने तक कह दिया है कि मंदिर अपूर्ण है और किसी भी अपूर्ण मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। वो जो है न परंपरागत है और न ही जो है शास्त्रसम्मत है। तो इसलिए जो ये कार्यक्रम है, संतों ने भी उसको एक दल विशेष का राजनीतिक कार्यक्रम घोषित किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम में कांग्रेस क्यों जाएगी?
उत्तराखंड में ठंड का कहर लगातार जारी है। 5 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया है। साथ ही 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिले में घना कोहरा और कोल्ड डे का येलो अलर्ट यहां पर जारी किया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास खरे हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। विकास, यहां पर कई दिनों के लिए उत्तराखंड में लगातार बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ किस तरह का मौसम बना हुआ है? बिल्कुल खुशबू, अगर हम उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड प्रदेश में 5 जिलों में जो है मौसम विभाग के द्वारा बारिश और भारी बर्फबारी का जो है पूर्वानुमान यहाँ पर जो है जारी किया गया। तो उसको लेकर प्रशासन के द्वारा तमाम जो तैयारियां है, चाहे वो अलाव हो या फिर अन्य जो रैन बसेरे, उनको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारों में जुट गया है, ताकि कोई भी जो रैन बसेरे में जो व्यक्ति रहने वाले उनको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी जो पिछले 5 दिन से घना कोहरा कहीं न कहीं यहाँ पर छाया हुआ है और कहीं न कहीं जो आम जनता है वो भी पूरे देश अपने घरों में रहने को मजबूर है। तो तमाम हम अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड प्रदेश में जिस तरह मौसम विभाग ने कहीं न कहीं बारिश की भी संभावना जता गई और 3000 से ऊंचाई जो वाले इलाके हैं वहां पर भी जो है भारी बारिश की संभावना जताई। तो इसको लेकर उत्तराखंड सरकार और प्रशासन पूरी तरह से जो है सशक्त है, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि अगर हम हरिद्वार प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के द्वारा भी जो अलाव की व्यवस्था जगह जगह पर की जा रही है, प्रशासन की पूरी टीम वो भी पूरी तरह से जमीनी स्तर पर यहाँ पर मुस्तैद साफ तौर पर दिखाई दे रही है। खुशबू, बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ठंड का कहर लगातार जारी है प्रदेश में। यहां पर बारिश और बर्फबारी का भी यहां पर संभावना जताई जा रही है 5 जिलों में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते कई दिनों से पूरे उधम सिंह नगर में लोगों को जीरो विजिबिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते कल देर रात रुद्रपुर शहर के नेशनल हाईवे पर एक ओवरलोड ट्रक पलट गया है। हालांकि हादसे में किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है, पर सुबह जब लोग सड़कों पर निकले तो किच्चा की ओर जाने वाले मार्ग पर काफी देर तक जाम लगा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया और यातायात को सुचारू किया। रात को 3 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ, जो जानकारी मिली है और जो बताया गया है, तो कोहरा रात को ज़्यादा हो गया था और रात को 10 बजे के बाद ही कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ने लगे, इसलिए दिखना रात को बहुत टफ हो रहा था चलना भी। तो ड्राइवर रात को ले आया कोहरे में, दिखा नहीं उसे, शायद वो जो बता रहा है तो कोहरे के कारण, धुंध के कारण उसे दिखा नहीं ढंग से, कहीं डिवाइडर पे लग के गाड़ी पलट गई है। जसपुर में देर शाम अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने अस्पतालों में छापेमारी की है, जिसमें 2 हॉस्पिटलों में अनियमितता पाने के बाद उन्हें सील करने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अपर जिलाधिकारी सिंह ने बताया है कि इन दोनों अस्पताल के बारे में सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से चल रहे हैं और इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। जच्चा बच्चा अस्पताल है और दूसरा मेरे पीछे देख रहे हैं भारत नर्सिंग होम। तो इन दोनों अस्पताल के बारे में सूचना मिली थी कि ये अवैध रूप से चल रहे हैं और इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वहाँ पर जिन भी डॉक्टर के नाम लिखे थे उनसे संबंधित वो कोई भी ओपीडी का रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए। यहाँ तक कि जो अपने आप को डॉक्टर नाम उन्होंने बताया था कुछ अपना, और आगे उन्होंने डॉक्टर इरशाद, डॉक्टर शाहनवाज थे और उनके आगे लिखा हुआ था एमडी। लेकिन जब मैंने पूछा कि आप अपनी डिग्री दिखाइए तो उन्होंने बताया कि ये तो मैंने एमडी लिख दिया, मैं इंटरमीडिएट पास हूँ। तो आप इसकी गंभीरता समझ सकते हैं। आपका सड़क सुरक्षा माह के तहत रामनगर कोतवाली पुलिस ने यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह रैली निकाली है। रैली कोतवाली रामनगर से रानीखेत रोड लखनपुर होते हुए भावनीगंज में समाप्त हुई है। पुलिस ने यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह रैली निकालते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में नवविवाहित ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। वहीं पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 11 महीने पहले प्रभा का विवाह मोहनलाल से हुआ।
प्रभा के पिता ने अपनी पुत्री को दामाद पर परेशान करने का आरोप लगाया है और प्रभा 3 महीने की गर्भवती भी थी। हमको करीब 7:30 बजे मोहनलाल द्वारा थाना ट्रांजिट कैंप में आके बताया गया कि उनकी पत्नी है जो प्रभा, उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, ऐसा उनका कहना था। इस सूचना पर सभी पुलिस के थाना जो प्रभारी हैं, थाने के बाकी कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे। इसके मैं भी यहाँ पर आई। फिर हमने यहाँ के तहसीलदार जो हैं रुद्रपुर के, उनके समक्ष उनकी प्रेजेंस में बाकी पूरी कार्रवाई की। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।